वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कंट्रोलिंग चैप्टर के बारे में, कंट्रोलिंग के फंक्शंस, स्कोप, इम्पोर्टेंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरी तरीके से ब्रीफली। जैसे ये प्रोसेस मैंने बोर्ड पे बना दिया है, इसी को हम पूरा फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे भी जाते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे डेविएशंस। डेविएशंस के हमारे कितने टाइप्स होते हैं वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस वीडियो, जो कि है पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसमें कुल मिला जुला के 4-5 इसके प्रोसेसेस होते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या चीज़ें हैं, कैसे स्टैंडर्ड बनता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि अब बिना स्टैंडर्ड के आप कंट्रोलिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं, डिटेल में भी देखते हैं। फिर है मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब हो जाता है कि हम स्टैंडर्ड चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जाते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने। परफॉर्मेंस मेजर होने के बाद हमारा आता है कंपैरिजन, मतलब एक्चुअल क्या था जो अभी हुआ है और प्लान्ड क्या था, यानी प्लानिंग क्या की थी, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन को मेजर करते हैं। उसके बाद आता है एनालिसिस, एनालाइजिंग द डेविएशन, यानी एनालिसिस होता है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अगर डेविएशन हुआ है, डेविएशन क्या है हम लोग इससे पहले भी समझ चुके हैं, जो कमी या बेसी। अगर कोई चीज़ कम हो गया, आपका टारगेट था कोई सी चीज़ का 100 पीस बनाने का, बना 80, इसका मतलब 20 का डेविएशन हुआ, ये नेगेटिव डेविएशन है। क्यों हुआ, वो यहाँ डेविएशन का काम होता है। और आखिरी होता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, यानी इस वाले पार्ट में हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि ये डेविएशंस दोबारा से रिपीट ना हो सके। ठीक है। और अंत में होता है फीडबैक, वापस से फीडबैक दे दिया जाता है प्लानिंग में। तो अब हम एक एक करके देखते हैं इन सारी चीज़ों के पूरे फुल फ्लेज डिटेल। अब पहला हमारा है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। अब स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने याद करने के लिए, आपको बहुत आसान हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिख दिया है 4-5। आप इतना भी याद कर लेंगे, इतना भी एग्जाम में लिख देंगे बहुत है। पहला है कि ये फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ही शुरू होता है कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड रखने से। बिना स्टैंडर्ड के कंट्रोलिंग किसी काम का नहीं। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड रखा जाता है। अब स्टैंडर्ड्स आर क्राइटेरिया फॉर कंट्रोलिंग, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बिना स्टैंडर्ड्स के कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। अब जैसे सपोज एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो है किसी भी चीज़ का 100, तो ये सही है या गलत है ये कैसे पता चलेगा, जब तक कि हमें ये ना मालूम हो कि इस एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान्ड परफॉर्मेंस क्या था, जो कि मान लीजिए था 110। तो इसका मतलब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका सही नहीं है, यहाँ डेविएशन अकर हो रहा है, डेविएशन आ रहा है। ठीक है, इसको सही करना ज़रूरी है। उसके बाद है इट कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। देखिए, स्टैंडर्ड सेट करते समय हमें दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि स्टैंडर्ड्स आपका क्वांटिटेटिव हो, जैसे ये क्वांटिटेटिव डेटा है जिसको नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपको मेजर करने में आसानी हो जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव ही हो, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। जैसे हम गुडविल की बात करते हैं, ठीक है, गुडविल हो गया, या फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई क्वालिटेटिव, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते, नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, उनका परफॉर्मेंस क्या है। जितना मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा उतना अच्छे से काम करेगा। ठीक है। उसके अलावा ये भी देखना होगा कि आपका क्वांटिटेटिव जो मेजर्स रखे हैं वो अप टू दी बेंचमार्क हो। इसका मतलब ना ही वो ज़्यादा हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड रख देना भी बेकार है क्योंकि वो अचीव ही नहीं हो सकता। अब बहुत लो रख देंगे तो मतलब आप अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसीलिए बेंचमार्क बहुत ही साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ही रखना चाहिए। ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव टर्म्स। देखिए, बेसिकली मैंने क्या कहा था अभी, कि जो भी आपका स्टैंडर्ड हो वो क्वांटिटेटिव टर्म में हो तो बेहतर है।
क्योंकि आपको मेजर करने में आसानी हो जाएगी नंबर फॉर्म में। अब मैं कह दूँ एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, कितने हैं क्या मालूम, ज़्यादा हैं कम हैं, तो इसका मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम कह दें एम्प्लॉय, हम कह दें प्रोडक्शन हमारा था 100 पीस का, जो एस्टिमेटेड था, स्टैंडर्ड था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ आपका 105 पीस का, आराम से आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। फिर है इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी स्टैंडर्ड हो वो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब बाद में आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया या घटाया जा सके इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम या इन कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब चलते समय भी कर सकते हैं। अगर आपका प्लान चल रहा है इसके बीच में भी किया जा सकता है, ये होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं बहुत स्टैटिक बना दिया वो भी दिक्कत है। तो ये कुछ रहे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपके स्टैंडर्ड के बारे में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, यानी पहले हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब हम परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं। इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आफ्टर स्टैंडर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इवेल्युएटिंग एक्चुअल वर्क, यानी स्टैंडर्ड के बाद जो आपका एक्चुअल वर्क हुआ है उसके साथ परफॉर्मेंस जो भी है, जो भी परफॉर्मेंस हुआ है एम्प्लॉयज़ का, उसको हम मेजर करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड सेट कर लिया था हमने कि 100 पीस बनाना है, सपोज स्टैंडर्ड आपका था 100 पीस का, ठीक है, एक्चुअल वर्क हुआ जितना, इसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि भाई परफॉर्मेंस कितना हुआ। अभी तो स्टैंडर्ड सेट हो गया, अब परफॉर्मेंस इसको मेजर करना जरूरी है कि ये अभी कितना है। ठीक है, 80 है कि 70 है कि 90 है, इसको मेजर करेंगे तभी तो मालूम चलेगा ना। पहले तो स्टैंडर्ड हमारा 100 का था, वो तो ठीक है, लेकिन अभी करंट में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है उसको मेजर करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आया कि नहीं आया, फिर दोनों को अगला स्टेप में देखेंगे क्या करना है। अब यहाँ कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे पहला तो हो गया परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज मेड बाय द सीनियर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, उसमें वो उनके परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल लिखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस इस समय कैसा है कैसा नहीं है, इसके बारे में डिटेल लिख के दे देते हैं, उससे भी उनके परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हो सकता है। दूसरा है आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कई टाइप के, जैसे मार्केटिंग टाइप का अगर जॉब है, ठीक है, तो मार्केटिंग टाइप के जॉब में क्या होता है ना, हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कितना सेल्स हुआ, कितना नंबर ऑफ आइटम बिका, कितना नंबर ऑफ आइटम स्टॉक में रिमेनिंग है। तो ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम देख लेते हैं कि हाँ कितना कितना हमारा आइटम है, कितना रिमेनिंग आइटम सोल्ड है स्टॉक में, कितने आइटम्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, ये सब हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। फिर है आपका अकाउंटिंग रेशियोज, जैसे आपका होता है जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इस तरीके से करके कई सारे रेशियो, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए होता है कि भाई पुराना जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना था, अभी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स का टर्नओवर रेशियो कितना है, ये सब कुछ बहुत सारे रेशियोज होते हैं, वो आपका अकाउंटेंसी में है, तो उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। फिर है सैंपल चेकिंग। अब सैंपल चेकिंग क्या बोलता है, सैंपल चेकिंग बेसिकली ये छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, सैंपल को चेक करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट आपका जो सैंपल है वो क्वालिटी को लेके चल रहा है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल्स को उठाते हैं, उनको चेक और वेरीफाई करते हैं ताकि आपको क्वालिटी का अंदाज़ा लग पाए। तो ये हो गया मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिए, परफॉर्मेंस मेजर कर लिए। अब देखते हैं थर्ड। अब तीसरा है हमारा कंपेरिजिंग कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, मतलब जो भी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। देखिए 3 स्टेप हो गया। पहले में हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड सेट किया, ये हमारा एस है स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरे में क्या किया, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, जैसे हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया सपोज मान लीजिए 90, ठीक है। अब हम तीसरे में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, यही आपका है थर्ड स्टेप, इन दोनों को कंपेयर करना। तो कंपेयर करने के समय कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है, वही हमारा पॉइंट भी बोलता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाना चाहिए। दूसरा है, इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड्स, मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के बराबर है, तब तो आपका कंट्रोलिंग गुड है और यहाँ पे कंट्रोलिंग खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने अप टू द मार्क हैं, बहुत अच्छी बात है। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरा है कि अगर माइनर डेविएशंस हैं तो इसको इग्नोर कर दीजिए। छोटे मोटे डेविएशंस हैं, एक दो, जैसे मान लीजिए माइनर का मतलब यहाँ अगर 100 है तो 99 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, या 101 आ रहा है, ये इग्नोर करने लायक है, ठीक है। एक आध का डिफरेंस हो सकता है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी पॉलिसी है, हो सकता है। अगर मेजर डेविएशंस आते हैं तब वहाँ पे एक्शंस मस्ट बी टेकन। मतलब मेजर डेविएशन अगर आ गया, जैसे ये मेजर डेविएशन है जो 90 वाला है, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस या 10 क्वांटिटीज का डिफरेंस होना बहुत बड़ी बात है। 10% आपका डिफरेंस में चला जा रहा है, तो ऐसे केस में करेक्टिव एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है, और तुरंत और इमीडिएट लेना चाहिए, तुरंत एकदम, तब ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोसेस की तरफ, है हमारा पांचवा, जो कि है डायरेक्टिंग करेक्टिव एक्शंस। यानी अगर डेविएशन हो गया है तो हाथ पे हाथ धर पकड़ के बैठना नहीं, क्या करना होगा, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि माइनर डेविएशंस है तो ठीक है, नो करेक्शन, ठीक, छोटा मोटा डेविएशन है, चल जाएगा। लेकिन अगर मेजर डेविएशंस हैं तो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर होता है। अब इमीडिएट एक्शन में क्या हो सकता है, या फिर कई बार देखा गया कि आपको अपने रीडिज़ाइन करना पड़ जाए, यानी अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को वापस से बनाना पड़ जाता है, क्योंकि आपका जो भी आपने बनाया था स्टैंडर्ड, और स्टार्टिंग में जो प्लान बनाया था वो सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डेविएशंस आ गए हैं। यानी अब आपका प्लान था कि हमने सब कुछ सोच समझ के हमने 100 यूनिट्स का अपना टारगेट फिक्स किया था, लेकिन ये प्लान्ड परफॉर्मेंस था और एक्चुअल परफॉर्मेंस आया हमारा 95, एक्चुअल परफॉर्मेंस एक। तो इसका मतलब इस डेविएशन तो आ गया ना 5 का, डी इज इक्वल टू 5, इस डेविएशन को करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। यहीं पे हम देख लेते हैं, हमारा डेविएशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन है तो करेक्ट करना है, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक्चुअल प्लान्ड परफॉर्मेंस था 100, एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गया 105, तो ये 0.5 जो है ये पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। प्लान्ड परफॉर्मेंस था 100, एक्चुअल परफॉर्मेंस आया 95, यहाँ जो ये 5 है ये नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। तो ये डेविएशंस की रही बात। आई होप कि पूरा का पूरा प्लानिंग जो ये आपका प्रोसेस है कंट्रोलिंग का, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।